नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे की, राष्ट्रपति के भाषण पर सियासी घमासान की, देखेंगे दिल्ली के चुनाव प्रचार को, बिहार में लालू यादव के नए ऑफर को, महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाले बड़े उलटफेर को और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों अचानक चर्चाओं में है रूस के राष्ट्रपति पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल लाएगी सरकार। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया, कई दवाइयों को भी किया टैक्स। बजट पर अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस का पलटवार। बजट को बताया किसान विरोधी। मायावती बोली राजनीतिक स्वार्थ का बजट। महाकुंभ भगदड़ मामले पर सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान। कहा हादसे में जान गंवाने वालों के सही आंकड़े सामने आने चाहिए। दिल्ली चुनाव से ऐन वक्त पहले आपको एक और बड़ा झटका। मादीपुर विधायक गिरीश सोनी ने भी दिया पार्टी से इस्तीफा। 8 एमएलए ने अब तक छोड़ी पार्टी। अमेरिका में फिर हुआ प्लेन हादसा, कई घर जलने के साथ ही अब तक 6 लोगों की गई जान। डोनाल्ड ट्रंप ने जताया शोक। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में बजट पेश होने से पहले भारी हंगामा देखने को मिला। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की शुरुआत के बाद भी विपक्ष ने महाकुंभ में हुए हादसे की चर्चा की मांग की। इस दौरान सदन में खूब नारेबाजी भी देखने को मिली, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट तक कर दिया। तो कैसे संसद सत्र के पहले दिन ही कुंभ हादसे पर घिरी बीजेपी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र से पहले ही बीजेपी भारी दबाव में नजर आ रही थी। इसकी वजह है महाकुंभ में हुआ भगदड़ हादसा, और यही वजह रही कि संसद के सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बजट को साफ सुथरा बजट कहा। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें यहीं कम नहीं हुई। बजट से पहले महाकुंभ हादसे पर संसद में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा कर दिया और इस मुद्दे पर बीजेपी को चारों तरफ से घेर लिया। अखिलेश यादव के साथ ही समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों ने कहा कि महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वालों की लिस्ट जारी की जाए। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने मरने वालों की सूची दो, हिंदू विरोधी सरकार नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। वहीं सपा सांसदों के विरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण शुरू किया। ऐसे में वित्त मंत्री के बजट भाषण के बीच में ही सपा सांसद सहित विपक्षी दलों के कई नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। दरअसल जब विपक्षी सांसदों ने महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग की तो लोकसभा स्पीकर ने उनकी मांग को खारिज करते हुए कहा कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो आपको बोलने का वक्त दिया जाएगा। फिलहाल बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद नाराज विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट करना ठीक समझा। दरअसल मौनी अमावस्या की रात महाकुंभ में मची भगदड़ में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हालांकि हादसे को लेकर किए जा रहे तमाम दावों और तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि हादसे को लेकर बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई। वहीं कांग्रेस ने भी बजट में कृषि क्षेत्र में संबंधित घोषणाओं को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एमएसपी को कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी समेत किसानों की मांगों पर पूरी तरह से चुप रहने का आरोप लगाया। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 टैक्सेशन, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक ढांचे, इन 6 क्षेत्रों में सुधार शुरू करेगा। वहीं अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने पीएम धन ध्यान कृषि योजना की घोषणा की। इसमें कम पैदावार, आधुनिक फसल, गहनता और औसत से कम ऋण मानदंड वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। ऐसे में संसद सत्र के पहले दिन से ही बीजेपी विपक्ष के दबाव में दिखाई दे रही है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है, तो वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी विवादों में घिर गई है। दरअसल संसद सत्र के पहले दिन सोनिया गांधी की राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रपति का अपमान बताकर बीजेपी कांग्रेस पर हावी हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ में भगदड़ के मुद्दे पर घिरी बीजेपी सरकार इससे बचने के लिए दूसरे मुद्दों को उठा रही है, ये कहना है विपक्षी पार्टी कांग्रेस का। दरअसल संसद सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस मुद्दे पर सोनिया गांधी की टिप्पणी पर बवाल मचा दिया है। इन सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान तो मोदी सरकार ने उसी दिन कर दिया था जब नई संसद के उद्घाटन समारोह में उन्हें नहीं बुलाया था। कांग्रेस और हमारे नेता कभी भी राष्ट्रपति या किसी भी नागरिक का अपमान नहीं कर सकते, ये हमारी संस्कृति नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, लोकतंत्र के मंदिर और राम मंदिर दोनों से ही हमारी मौजूदा राष्ट्रपति और पिछले राष्ट्रपति जी को भाजपा ने ही जानबूझकर दूर रखा था। आज इकोनॉमिक सर्वे ने मोदी सरकार को सच्चाई का आईना दिखाया है। अर्थव्यवस्था की दुर्दशा को छिपाने के लिए भाजपा नेता सोनिया गांधी के वाक्यांश को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा महामहिम राष्ट्रपति पद की मर्यादा का आदर किया है।
इसी के साथ खड़गे ने महाकुंभ हादसे का जिक्र करते हुए बीजेपी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने जितना प्रचार और वीआईपी लोगों पर ध्यान दिया, उतना ध्यान अगर महाकुंभ की व्यवस्था पर देते तो ऐसी घटना नहीं होती। वहीं खड़गे ने कहा कि घटना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी घटना न हो, सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। हर दीवार, बस और कार पर वीआईपी के पोस्टर और होर्डिंग नहीं होने चाहिए। इसी के साथ कांग्रेस ने सोनिया गांधी के मुद्दे पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी जानबूझकर महाकुंभ घटना पर खुद को बचाने के लिए, इस तरह की जवाबदेही से बचने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है। ऐसे में देखना होगा कि सोनिया गांधी की टिप्पणी पर विवाद क्या नया मोड़ लेता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने दिल्ली के दंगल में पूरी तरह ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ही चुनावी मैदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस से राहुल गांधी ने केजरीवाल पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन लगभग अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है। दिल्ली चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होने, वहीं 3 फरवरी को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। ऐसे में बचे हुए 3 दिन पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। वायु प्रदूषण, यमुना की सफाई, भ्रष्टाचार, शराब घोटाला जैसे मुद्दों पर विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी को घेर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी तकरीबन रोजाना लोगों के लिए नई योजना का ऐलान करके अपने लिए माहौल बना रही है। हालांकि इस बीच बीजेपी में अव्वल दर्जे का तनाव देखने को मिल रहा है, जहां दिल्ली के दंगल को जीतने के लिए बीजेपी ने सारे दांव अपना लिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री और दिग्गज सांसदों के बाद अब दिल्ली की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल ली, जहां दिल्ली के एक के बाद एक रैली करके प्रधानमंत्री वोट बैंक साधने की कवायद में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस भी इस रेस में पीछे नहीं है। राहुल गांधी भी एक के बाद एक तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को घेरने में लगे हुए हैं, जहां से बीजेपी ने केजरीवाल पर दबाव बनाया हुआ है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन शुक्रवार को द्वारका में रैली की, जहां से उन्होंने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस और आपदा दोनों में बहुत अहंकार है। यह आपदा वाले खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं, कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आपदा वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का एटीएम बना लिया है। इन लोगों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया है, लूट लिया है। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। उधर राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल वैगनार में आए और सीधे शीश महल की पार्किंग में चले गए। वहीं पहली बार शुक्रवार को प्रियंका गांधी भी दिल्ली के चुनाव में उतरी और टारगेट पर बीजेपी के साथ अरविंद केजरीवाल भी रहे। ऐसे में महज कुछ दिन पहले ही दिल्ली का दंगल एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है, जहां पर सियासत भी तेज होती जा रही है। दिल्ली के साथ ही बिहार में भी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी में टेंशन का माहौल बरकरार है। वहीं इस बीच जहां एक तरफ नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो वहीं लालू यादव के नए ऑफर से राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर रोज एक नई सियासी खबर सामने आ रही है, जो एनडीए खेमे में मची खलबली को और बढ़ा रही है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव के नीतीश कुमार को ऑफर दिए जाने के बाद अब लालू यादव ने बसपा प्रमुख मायावती को बिहार में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में लालू यादव के नए ऑफर ने बिहार की सियासत में खलबली मचाने के साथ ही एनडीए में भी टेंशन को बढ़ा दिया है। दरअसल सूत्रों की माने तो जल्द ही इस सिलसिले में आरजेडी और बसपा के बीच मुलाकात भी हो सकती है। ऐसे में बिहार में चुनाव से पहले ही बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, पहले ही एनडीए के सहयोगी दल और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस गठबंधन से नाता तोड़ चुके हैं। कई मौकों पर वो बीजेपी से अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, लालू यादव से पशुपति पारस की कई दौर की मुलाकातें भी हो चुकी हैं। ऐसे में लालू यादव की चाल से एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है और मोहरे बिठाना वो अच्छे से जानते हैं। बता दें, इससे पहले लालू यादव नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दे चुके हैं। हालांकि उस पर नीतीश कुमार के इनकार के बाद अब लालू यादव ने नया दांव चला है, जिससे नीतीश कुमार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चाएं तेज हैं। इस पर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार जितना परिवारवाद के खिलाफ भाषण देते थे, जबकि उनके मंत्रिमंडल में 80% से ज्यादा परिवारवाद वाले लोग हैं। वहीं राज्य में चुनावी हलचल को देखते हुए तेजस्वी यादव एक के बाद एक बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में राजनीतिक पारा हाई बना हुआ है, साथ ही सियासी उथल पुथल भी जोर पकड़े हुए है। महाराष्ट्र की राजनीति में एनडीए की सरकार बनने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है, जहां बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच किसी न किसी मुद्दे पर कलेश की खबरें सुर्खियों में है। इसी कड़ी में अब खबर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक साथ आने वाले हैं। इसको लेकर दोनों के बीच गुपचुप डील भी हो गई है।
तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जब से महायुति की सरकार बनी है तभी से गठबंधन में दरार की खबरों ने राज्य में सियासी पारा हाई किया हुआ है। हर दिन कोई ऐसी खबर सामने आती है जब एनडीए दलों में खटपट और अंदरूनी कलह को लेकर राजनीतिक गलियारों में किसी बड़े खेल की आशंका तेज हो जाती है। इसी कड़ी में अब खबर है कि जल्द ही उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है। दरअसल ये खबर उस वक्त सामने आई जब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया कि सत्तारूढ़ भाजपा के कई नेता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। राउत ने कहा कि हालांकि शिवसेना यूबीटी के भीतर ऐसी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन पार्टी के कुछ सदस्य भी ऐसी ही संभावनाएं रख सकते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में भारी उथल पुथल मची हुई है। आपको बता दें, ये खबरें ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच किसी न किसी बात पर मनमुटाव की खबरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी छिन जाने के बाद से एकनाथ शिंदे और बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एकनाथ शिंदे को साइड करके बीजेपी उद्धव गुट के साथ नजदीकियों को बढ़ा रही है। संजय राउत के तमाम दावे बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल के उद्धव ठाकरे की हाल ही में एक शादी समारोह में हुई मुलाकात के बाद आया है, जहां उन्होंने दोनों नेताओं को हंसी मजाक करते हुए देखा गया था। इस मुलाकात की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव को लेकर सियासी हलचल बनी हुई है। ऐसे में कई सियासी समीकरणों के तेजी से बदलने की भविष्यवाणी की जा रही है। बहरहाल बताते चले, बाल साहब ठाकरे की स्थापित शिवसेना और बीजेपी 25 सालों तक साझेदार रहे हैं। वहीं जब 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियां अलग हो गई, इसके बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी के तहत सीएम बनने के लिए कांग्रेस और एनसीपी का हाथ मिला लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कथित प्रेमिका अलीना कबाएवा अचानक फिर से सुर्खियों में आ गई है। लंबे समय तक गुमनाम रहने के बाद उनकी वापसी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। क्या ये महज संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कथित प्रेमिका अलीना कबाएवा एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार उनकी वापसी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस में पुतिन की निजी जिंदगी पर खुलकर बात करना आसान नहीं है और कबाएवा का नाम भी हमेशा छिपा रहता है। बता दें, पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच एलिना कबाएवा का व्यक्तित्व बेहद निजी रहा है। बीते साल कजान ब्रिक्स खेलों में रूस, बेलारूस, थाईलैंड, सर्बिया और तजाकिस्तान के साथ स्काई ग्रेस क्लब के जिम्नास्ट ने भी हिस्सा लिया। इन खेलों का आयोजन हर साल ब्रिक्स देश करवाते हैं। हालांकि स्काई ग्रेस क्लब ने इस आयोजन में खुद को रूस के बैनर से अलग रखा। अलीना रूस की सबसे कामयाब एथलीट्स में से एक रही हैं। अलीना ने ओलंपिक के अलावा जिम्नास्ट में कई विश्व स्तरीय टूर्नामेंट में अपनी सफलता का परचम लहराया है। लेकिन हाल के सालों में वो खेलों से जुड़ी अपनी उपलब्धियों के बजाय राष्ट्रपति पुतिन के साथ कथित रिलेशनशिप की वजह से चर्चा में रही हैं। ऐसा दावा है कि पुतिन के छोटे बच्चे की मां है। हाल ही में पब्लिश हुए एक इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल में दावा किया गया है कि उनके 2 बेटे हैं। हालांकि पुतिन ने कभी भी जिम्नास्ट कबाएवा के साथ संबंधों को स्वीकार नहीं किया। 2008 में शादी से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए पुतिन ने कहा था, वो कभी भी उन लोगों को पसंद नहीं करते जो अपनी कल्पनाओं के जरिए दूसरों के जीवन में ताक झांक करते हैं। इस बीच अलीना कबाएवा की अचानक वापसी की कई वजह मानी जा रही है। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच पुतिन से जुड़े लोगों की पहचान सार्वजनिक हो चुकी है, जिससे अब उनकी गोपनीयता बनाए रखना कठिन हो गया है। कबाएवा अब अपने अकादमी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की कोशिश कर रही है और कतर में हुए एक बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने होस्ट की भूमिका निभाई। उनके इस कदम से ये साफ संकेत मिलते हैं कि वो अपने कदमों को वैश्विक मंच पर और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अब देखना होगा कि एलिना की इस मौजूदगी से पुतिन पर कितना असर पड़ता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।